गुड मॉर्निंग गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार के एग्जाम, चाहे वो जेट, ICAR, BH हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, MP पेड, CG पेड, किसी की भी एग्जाम हो, सारी के लिए याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोट के साथ साथ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, उसमें आपको पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया हाइग्रोमीटर का प्रयोग। तो हाइग्रोमीटर का याद रखिएगा जो प्रॉब्लम या फिर इसका जो किसका मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मॉइस्चर का। मॉइस्चर कंटेंट अगर आपको ज्ञात करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, हाइग्रोमीटर का आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर यही पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रोमीटर। ठीक है, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता या फिर मॉइस्चर कंटेंट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछता है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर का याद रखिएगा जो जल का अपेक्षित घनत्व होता है उसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों को आपको स्पेशल तौर पर याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लासो शाकनाशी का व्यापारिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि व्यापारिक नाम होता क्या है। तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए लासो है या फिर एलाक्लोर है, तो आप डायरेक्ट दुकान पर जाकर ये नहीं बोल सकते कि आप एलाक्लोर दे दीजिए, हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते, बल्कि आपको उसका ट्रेड नेम लेना होगा। ट्रेड नेम का मतलब वही है कि मान लीजिए कोई दवाई है, कोई केमिकल है, वो दुकान पर किस नाम से मिलता है, आप उसको किस नाम से परचेज करोगे या फिर दूसरे को आप किस नाम से उसे बताओगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है व्यापारिक नाम। व्यापार से आप समझ रहे होंगे, मतलब आपस में लेन देन जो की जाती है उसी को हम बोलते हैं व्यापार। और जिस नाम से जिस केमिकल को उस नाम से जाना जाता है उसी को बोला जाता है, याद रखिए, व्यापारिक नाम। तो याद रखिए, जो लासो होता है ये एलाक्लोर का होता है, जैसे कि ब्यूटाक्लोर का मैचेटी होता है, फ्लोक्लोरिन का बेसालिन होता है। ये सारे क्या होते हैं, व्यापारिक नाम होते हैं, जिनसे हमें दुकान पर ये अवेलेबल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि टिक्का प्रमुख बीमारी होती है। तो याद रखिए, ये होती है मूंगफली की। और मूंगफली की याद रखिएगा, जो टिक्का बीमारी ये दोनों प्रकार की होती है, मतलब अगेती भी होती है और पछेती भी होती है। ठीक है, अगेती भी होती है और पछेती भी होती है। याद रखिएगा, दोनों ही कवक जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मेरिनो कहाँ की नस्ल है। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, मेरिनो भेड़ की स्पेन की नस्ल है। डायरेक्ट याद रखिए, मेरिनो भेड़ की स्पेन की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया भैंस में दूध देने की अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, भैंस में अगर हम बात करेंगे दूध देने की अवधि, और दूध देने की अवधि को हम याद रखिए लैक्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, लैक्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है भैंस के बारे में, तो भैंस का होता है 310 दिन का समय। और अगर आपको पूछा था यहाँ पर गाय का, तो गाय का कितना होता है, याद रखिए 282, मतलब 282 दिन। 282 दिन गाय का होता है, जबकि भैंस का याद रखिए 310 दिन का होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, गेहूं फसल के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है। तो आपने देखा होगा, याद रखिए, गेहूं हुआ, जौ हुआ, धान हुआ, तो इनके लिए सभी के लिए जो कॉमन सीड रेट होती है वो 100 से 120 होती है, या फिर 100 kg पर हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया है कि विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति की जाती है। अब यहाँ पर याद रखिए, एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि याद रखिए गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक क्षति हो जाती है, हमारी कोई फसल है उस पर, तो क्या है, उसको एक MSP दी जाती है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। ओके, तो याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है किसके द्वारा दी जाती है, CACP के द्वारा दी जाती है। किसके, या फिर कौन सी ऐसी संस्था है जो कि MSP प्रोवाइड करवाती है किसानों को, वो होती है CACP। ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मिट्टी का जो pH है ये किसका संकेत करता है। तो याद रखिएगा, जो pH स्केल होता है इसकी जो वैल्यू होती है, सबसे पहले याद रखिएगा 0 से 14 होती है, मतलब 0 से 14 की इसकी रेंज होती है। जिसमें से याद रखिए, अगर जो मृदा है उसका pH 7 से कम आ रहा है तो उसे बोला जाता है अम्लीय मृदा। अगर केवल 7 आ रहा है तो उसे बोलेंगे उदासीन मृदा। और अगर उसका pH 7 से अधिक आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्षारीय मृदा। ओके, तो अब आपको पता चल चुका है कि जो मृदा का pH है ये किसका संकेत करता है, अम्लता और क्षारीयता का संकेत करता है। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, कांग्रेस घास कहाँ से भारत में आया था। तो USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब पहले याद रखिएगा कांग्रेस घास किसे बोलते हैं, याद रखिएगा ये गाजर घास को ही बोलते हैं। जो गाजर घास है जिसे हम पार्थेनियम के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिए गाजर घास को ही कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में धान उत्पादक करने वाला अग्रणी देश कौन सा है, तो वो होता है याद रखिए चीन होता है, चाइना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे फलों को पकाने के लिए किस गैस का या फिर किस पीजीआर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए पादप वृद्धि नियंत्रक। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो होती है इथाइलिन गैस भी होती है याद रखिएगा, और एक इथेनॉल द्रव भी होता है, मतलब ये दोनों ही रूप में बायस्ड है। वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि जो एथिलीन होता है जो कि एक पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, और इस एथिलीन का प्रयोग याद रखिएगा फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और एथिलीन का याद रखिएगा जो अशुद्ध रूप होता है वो क्या होती है, एसिटिलीन गैस होती है। याद रखिएगा कि एथिलीन की जो याद रखिए एक विशुद्ध रूप होता है एसिटिलीन गैस होती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वैसे याद रखिए एसिटिलीन जो गैस है ये अशुद्ध होती हुई इसका भी प्रयोग पहले किया जाता था फलों को पकाने के लिए, लेकिन अब इसका फिलहाल यूज़ नहीं किया जाता है। ट्राइसेम की समस्या या फिर जो ट्राइसेम की स्थापना है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था याद रखिए 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया डेपोक क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये धान में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जो डेपोक विधि है जिसमें क्या होता है कि इसमें मुख्यतः याद रखिए नर्सरी तैयार की जाती है। अब नर्सरी का क्षेत्रफल कितना रखा जाता है ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा धान का मान लीजिए 1 हेक्टर तो उसका 10वां हिस्सा, मतलब अगर 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है तो उसका 1000 मीटर स्क्वायर पर नर्सरी तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर नर्सरी तैयार की जाएगी। और नर्सरी तैयार करने के लिए जो एक प्रमुख मेथड है, एक पॉपुलर मेथड है, वो कौन सा होता है, डेपोक विधि होती है, जिसमें क्या होता है याद रखिए पौधों को तैयार होने में केवल 11 से 14 दिन का समय लगता है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब जेली यहाँ पर पूछा गया है कि जेली एक होता है याद रखिए जैम, एक होता है जेली। तो जैम मुख्यतः याद रखिए सेब की अच्छी बनती है, सबसे बेस्ट बनती है, और जेली है ये अधपके अमरूद की सबसे बेस्ट बनती है, अधपके अमरूद की सबसे बेस्ट बनती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जेली किस प्रकार की होती है, तो याद रखिए जेली होती है अर्धपारदर्शी होती है, या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ऑप्शंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। वहाँ पर आपको पारदर्शी देखने को मिलता है या फिर अपारदर्शी देखने को मिलता है। अपारदर्शी का अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि जो जैम होता है ये अपारदर्शी होता है। अब पारदर्शी का अगर यहाँ पर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु है जिसके आर पार आप देख सकते हो, तो उसे आप याद रखिए पारदर्शी वस्तु बोलोगे। जैसे कि मान लीजिए कोई शीशा है, ठीक है, तो शीशे के याद रखिएगा आप दोनों साइड भी देख सकते हो। ओके, तो वो भी एक पारदर्शी का ही एग्जाम्पल है। ओके, और पारदर्शी का अगर हम बात करेंगे जैम या जेली में से, तो जेली याद रखिए पारदर्शी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि ट्रैक्टर विशेष रूप से बने होते हैं, तो याद रखिए इनका जो मेन पर्पज़ होता है ट्रैक्टर को बनाने के लिए, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है याद रखिए जुताई कार्य करने के लिए, मतलब खेती के कार्य करने के लिए ही इनका मेन पर्पज़ होता है। इनके अलावा ये बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान लगेज वगैरह है, इनको इधर से उधर ले जाने, ठीक है, बाहर ढोने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। बाहर ढोने का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो कि हम नस्लों से करवाते हैं, यहाँ पर है मान लीजिए कोई आपका वजनी है सामान, तो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भी आप ले जा सकते हो। कृषि कार्य तो आप बिल्कुल करोगे ही, जितने भी कृषि कार्य लगभग ट्रैक्टरों से ही किए जाते हैं। मान लीजिए कोई आप भंडारण करना चाहते हो, उसके लिए आपने अगर मान लीजिए थ्रेसिंग की है, तो जो भी आपका अनाज है एकत्रित हुआ है तो उसे घर पर लाने का, या फिर कहीं आपको उसको व्यापार करना है, कहाँ पर उसको बेचना है, तो ये लाने व ले जाने का कार्य भी इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि डिबलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिए डिबलर, पहले ये समझिए कि डिबलर यंत्र होता क्या है। तो याद रखिए जो बड़े बीज होते हैं, जो बड़े बीज होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम, याद रखिए एक एक करके, जो बड़े बीज होते हैं उनको हम एक एक करके मृदा में गाड़ते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ने के लिए जो यंत्र का हम प्रयोग करते हैं ना, इसी को बोलता है डिबलर। ठीक है, एक एक बीज को हम गाड़ेंगे तो उसके लिए जो यंत्र का हम यूज़ करेंगे उसी को हम बोलते हैं डिबलर। तो डिबलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आसान भाषा में याद रखिए कि डिबलर यंत्र का प्रयोग हम बीज की बुआई के लिए करते हैं। कहते हैं जो बड़े सीड होते हैं उनको बुआई करने के लिए, मतलब एक एक सीड की बुआई करने के लिए हम डिबलर यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर आपको पूछा गया डिस्क हल के झुकाव का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो कितना होता है। तो याद रखिए, एक होता है टिल्ट होता है, एक होता है डिस्क होता है। वैसे यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये टिल्ट एंगल का है, नोट डिस्क एंगल का, ठीक है, ये टिल्ट एंगल का है। डिस्क अगर आप पूछे तो डिस्क बड़ी होती है, ठीक है, डिस्क पूरी होती है, बल्कि टिल्ट तो केवल छोटा सा होता है। तो छोटा सा होता है वो टिल्ट एंगल है, जो कि 15 से 25 डिग्री का होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए डिस्क, जैसे कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 से 45 डिग्री का। कितने का कोण बनेगा याद रखिएगा डिस्क हल में, तो ये बनता है याद रखिएगा 42 से 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि धान के खैरा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो किसका प्रयोग किया ऐसा याद रखिएगा। दूसरी बात है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आपको इसके स्पेशल तौर पर ध्यान रखने होंगे कि याद रखिएगा खैरा रोग या जिंक या जस्ता की कमी से होता है। दूसरी बात इसकी खोज है YL नेने के द्वारा की गई थी। तीसरी बात इसका जो नियंत्रण है वो जिंक सल्फेट के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि आम का परिवार। तो याद रखिए आम और काजू इन दोनों का सेम होता है एनाकार्डियेसी। कौन सी फैमिली होती है आम और काजू की, एनाकार्डियेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया एट्राजिन। तो एट्राजिन का प्रयोग याद रखिए मुख्यतः खरपतवार नाशी के लिए किया जाता है, लेकिन याद रखिए एट्राजिन का प्रयोग जो रंध्र होते हैं उनको बंद करने के लिए भी किया जाता है। रंध्रों को बंद करने के लिए भी याद रखिए एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रंध्रों को बंद करने के लिए किन किन का प्रयोग किया जाता है जल्दी से बताइए। तो याद रखिए फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का हम प्रयोग कर सकते हैं, हम CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, हम FCC का अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, हम याद रखिए एट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। इन सारी का याद रखिए मतलब फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, CO2, FCC का अम्ल, एट्राजिन, इन सभी का प्रयोग याद रखिए रंध्रों को बंद करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे आशीर्वाद किसकी नस्ल होती है, किसकी वेराइटी होती है। आशीर्वाद याद रखिए तिल की होती है, और तिल की मुख्यतः काफ़ी फेमस है TC, ठीक है, TC जिसके आगे जुड़ जाता है वो सभी तिल की ही वेराइटी होती है। लेकिन याद रखिए T9 जो वेराइटी है उड़द की वेराइटी है। T9 जो वेराइटी है ये उड़द की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है T9? उड़द की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है। तो हरी खाद के लिए किसका प्रयोग किया जाता है याद रखिए सनई और ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः याद रखिए सनई और ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्रोटोलेरिया जुन्सिया और सस्पेनिया एक्युलाटा, याद रखिएगा क्रोटोलेरिया जुन्सिया और सस्पेनिया एक्युलाटा का प्रयोग हरी खाद के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो याद रखिए तेल की जब भी मात्रा आपको पूछी जाए, वो सरसों की पूछ सकता है, वो आपको सोयाबीन की पूछ सकता है, आपको तेल की पूछ सकता है, किसी की भी पूछे, आपको बस ध्यान रखना है तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो तेल की जहाँ पर भी बात की जाए तो याद रखिए सल्फर तत्व की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो भी ऑयल कंटेंट है, जो भी तेल की मात्रा है, उसको बढ़ाने के लिए याद रखिए सल्फर ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये सल्फर ही याद रखिए तेल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं के दानों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गेहूं के दानों में जो प्रोटीन होती है वो किस नाम से उसको जाना जाता है, तो वो होती है ग्लूटीन। और इस ग्लूटीन नामक याद रखिए प्रोटीन के कारण ही जो रोटियां आपकी फूलती है, आप रोटियां बनाते हो वो फूलती किसके कारण है, याद रखिएगा कि जो गेहूं की जो रोटियां फूलती है वो ग्लूटीन नामक प्रोटीन के कारण ही फूलती है। ठीक है, और ये कितनी % होती है, लगभग 11 से 12% गेहूं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित फसलों में से कौन मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करती है। तो ये आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर होगा क्या। तो जैसे भी आपको वहाँ पर फसल दिखाई दे तो बिल्कुल आप बता सकते हो। वैसे याद रखिए रेंजका और बरसीम है, दोनों ही चारे वाली फसलें हैं, जिसमें जो बरसीम होता है ये चारे वाली फसलों का राजा होता है, जबकि रेंजका होती है चारे वाली फसलों की रानी कहलाती है। बरसीम को इजिप्शियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन प्लेस मिस्र होता है। अगर आपको पूछा था रेंजका, तो रेंजका को अल्फा के नाम से भी जाना जाता है। बरसीम की अगर बात करते हैं तो याद रखिए रेंजका का अमरबेल होता है। रेंजका का मुख्य जो खरपतवार होता है अमरबेल होता है, इसको नष्ट करने के लिए पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं बरसीम, तो बरसीम में मुख्यतः याद रखिए कासनी होती है, इसका प्रमुख वीड, और कासनी के जो बीज को हटाने के लिए याद रखिए नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है।
नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है। कितना किया जाता है? 20% आप ले सकते हो। ठीक है। कासनी के अगर आपको बीज हटाने हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे? नमक के घोल का आप प्रयोग करोगे। लेकिन अगर आपको अमरवेल जो कि मुख्य खरपतवार होता है रेंजका का, तो अगर आपको इसका कंट्रोल करना है तो आप बिल्कुल पैराक्वाट का ही प्रयोग करोगे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है कि जो पैराक्वाट है इसका मुख्य तौर पर किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए जो पैराक्वाट का जो प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से रेंजका फसल में ही किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि क्षारीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है? तो क्षारीय मृदा का सुधार याद रखिएगा ये किया जाता है जिप्सम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जिप्सम के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो अम्लीय मृदा होती है उसका सुधार, तो अम्लीय मृदा का सुधार चूने के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करूँ लवणीय मृदा, तो लवणीय का मृदा का सुधार किससे किया जाता है? तो याद रखिए लीचिंग के द्वारा, मतलब निक्षालन के द्वारा याद रखिए लवणीय मृदा का सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया था कि क्षारीय मृदा का सुधार जिप्सम के द्वारा, जबकि अम्लीय मृदा का सुधार चूने के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पूसा नन्ना किसकी वैरायटी होती है? तो याद रखिए पूसा नन्ना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मानता है, पपीते की वैरायटी होती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जो पपीते की जो डिस्टेंस होती है सामान्य तौर पर याद रखिए 3 होती है। कहीं पर आपको एनसीईआरटी में 3 देखने को मिलेगा और कई बुकों में आपको 2 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो राइट आंसर मानना है वो 3 ही मानना है। केला और पपीता का दोनों का ही एनसीईआरटी में 3 दे रखा है, तो 3 मीटर आपको डिस्टेंस माननी है। लेकिन जो पूसा नन्ना है एक अपवाद स्वरूप या फिर एक बोनी किस्म होती है। ठीक, अपवाद तो नहीं कह सकते, एक बोनी किस्म होती है जिसकी जो डिस्टेंस होती है ये होती है 1.25 होती है। कितनी होती है? 1.25 से 1.25 डिस्टेंस रखी जाती है। ओके, इसलिए इसमें जो पौधों की संख्या होती है लगभग 6400 होती है। याद रखिएगा ये पौधों की संख्या भी पूछी जा सकती है कि पूसा नन्ना जो वेराइटी होती है इसमें पौधों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6400 होती है। और आम की जो आम्रपाली वेराइटी होती है, आम की जो आम्रपाली वेराइटी होती है उसमें पौधों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए उसमें होती है 1600। आम्रपाली वेराइटी में 1600 पौधों की संख्या होती है, पूसा नन्ना में 6400 पौधों की संख्या होती है। ये दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि धान में इमास्कुलेशन का उचित समय कौन सा है? इमास्कुलेशन, तो इसका होता है सुबह, मॉर्निंग टाइम इमास्कुलेशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए ना, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल याद रखिए आरएनए में पाया जाता है। आरएनए और डीएनए में जो डिफरेंस आप पैदा करोगे वो याद रखिए यूरेसिल के द्वारा ही आप करोगे, क्योंकि याद रखिएगा जो डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा आप डिफरेंस पैदा कर सकते हो डीएनए और आरएनए में। तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पसंद आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर।